आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। राजधानी में आपका आना भी बहुत अचानक हुआ है। मैंने सिर्फ सावधानी के लिए आपका परीक्षण किया है। ओह ठीक है, मुझे ब्रह्मकेश कहा जाता है, बजाज परिवार का पारिवारिक मुखिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पहचान के बारे में आरव ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वास्तव में जब कुलपति ब्रह्मकेश की आत्मा शक्ति पहले आरव की ओर झपटी थी, तो आरव की पहली प्रतिक्रिया प्रतिशोध लेने की थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया की। कुलपति ब्रह्मकेश को शायद उसकी पहचान के बारे में संदेह था, इसलिए उसे अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त करना चाहिए और ब्रह्मकेश को स्वतंत्र रूप से जांच करने देना चाहिए। आरव सोचा, आरव के पास भेष बनाने की कला में बहुत अधिक सिद्धियां नहीं थी, लेकिन दिव्य आत्मा के छद्मवेश में निम्न लोकों में कौन उसका मुकाबला कर सकता था। हालांकि वे सभी मनुष्य थे, अलग अलग स्तरों पर, फिर भी मानव आत्माओं में कुछ मामूली अंतर थे। इसलिए शाश्वत कपड़िया को खत्म करने के बाद से आरव ने दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं के माध्यम से अपनी दिव्य आत्मा को पहले से ही एक भयंकर तूफान दुनिया के मार्शल कलाकार के रूप में छद्मवेशित कर दिया था। यह बात कुलपति ब्रह्मकेश नहीं जानता था। एक कीमिया सम्राट के रूप में आरव कैसे अज्ञानी हो सकता है। सर्किट कपड़िया की दिव्य आत्मा के संदर्भ के साथ आरव का छद्मवेश स्वाभाविक रूप से दोषरहित था। कुलपति ब्रह्मकेश के बारे में भूल जाइए, जिसके पास केवल कीमिया राजा स्तर की आत्मा शक्ति थी। भले ही एक कीमिया सम्राट मौजूद हो, उसके पास भी आरव को देखने का कोई तरीका नहीं होगा। आरव की दिव्य आत्मा में शोध निचले स्तरों से आगे निकल गया। इसके बजाय अगर कुल प्रमुख ब्रह्मकेश ने आरव के खिलाफ कोई चाल चली, जबकि आरव उसकी आत्मा शक्ति से बहुत कम शक्तिशाली था, तो वो किसी भी लाभ को पाने के बारे में भूल सकता था। आरव ने इस पर कोई उपद्रव नहीं किया। अगर वो बहुत ज्यादा नकली होता तो इसके बजाय दोष छोड़ना आसान होता। हालांकि बजाज परिवार दिन ब दिन गिरता जा रहा था। एक परिवार का मुखिया बनने में सक्षम होने के लिए वो कैसे मूर्ख होता। इसलिए जब आरव ने सुना कि ब्रह्मकेश बजाज परिवार का मुखिया है, तो न केवल उसे आश्चर्य हुआ, बल्कि वो गुस्से से बोला, हे रम, जब मुखिया को मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुमने मुझे अतिथि अनुचर क्यों बनाया। मैं इस अतिथि अनुचर से तुरंत इस्तीफा दे दूंगा और बजाज परिवार को छोड़ दूंगा। बात खत्म करते हुए आरव ने अपनी आस्तीनें फड़फड़ाई और चला गया। कुलपति ब्रह्मकेश ने नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में इतना दृढ़ है और जानता था कि वो हद पार कर गया है। उसने जल्दी से पुकारा, एक मिनट रुको छोटे भाई दक्ष। लेकिन आरव ने अपना सिर भी पीछे नहीं घुमाया और कहा, दूसरे लोग मुझे 1 इंच भी देते हैं, मैं उन्हें 10 गुना लौटाता हूं। अगर लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते तो अच्छे इरादे दिखाने के बावजूद मुझे क्यों झुकना पड़ता है। अलविदा परिवार प्रमुख ब्रह्मकेश। कुलपति ब्रह्मकेश इतना दुखी था कि उसे खून की खांसी आने लगी, लेकिन उसके पास पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कनिष्क अभी भी बिस्तर पर था और उन्हें आखिरकार बहुत मुश्किल से एक प्रतिस्थापन मिला। अगर ये आरव भाग गया तो फिर कैसे वे इस ग्रैंड पिल असेंबली में लदेंगे। हवा का एक झोंका आया। ब्रह्मकेश आरव के सामने रुक गया। आरव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि परिवार का मुखिया ब्रह्मकेश बल का प्रयोग करना चाहता है। ब्रह्मकेश को पहले कभी किसी जूनियर के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। उसका पुराना चेहरा लगभग पूरी तरह से खो गया था। हालांकि इस समय उसके पास अपने गुस्से को नियंत्रित करने और आरव को मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले की गई जांच से आरव पहले से ही पूरी तरह से क्रोधित था। अब और नहीं, और आरव बजाज परिवार की लड़ाई में मदद नहीं करेगा, भले ही उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े। ब्रह्मकेश पहले से ही जानता था कि आरव का व्यक्तित्व बहुत दृढ़ है, फिर भी वो और बल का प्रयोग करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। वो केवल चापलूसी से मुस्कुरा सकता था और कह सकता था, छोटे भाई दक्ष को गलती हो गई है, मैं पहले की बात के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे लगता है कि छोटे भाई दक्ष ने भी सुना है कि महामहिम पवन सम्राट पहले से ही अंतहीन दुनिया पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास और अधिक सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आरव ने इस पर विश्वास नहीं किया। तो क्या मैं जान सकता हूं कि परिवार के मुखिया ब्रह्मकेश ने क्या जांच की है। ब्रह्मकेश ने शर्मिंदगी से कहा,
छोटा भाई दक्ष निश्चित रूप से एक सच्चा भयंकर तूफानी दुनिया का निवासी है। आप स्वाभाविक रूप से जासूस नहीं हो सकते। मैं परिवार के मुखिया के विचारों को समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे परखना चाहते हैं तो आप मुझे पहले से बता सकते थे। इस तरह बिना किसी तर्क या कारण के मुझसे पूछताछ करना मेरे लिए अभूतपूर्व शर्म की बात है। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। यह परिवार का मुखिया वास्तव में इस मामले में बहुत ही उतावला था। मुझे उम्मीद है कि छोटा भाई दक्ष इतना उदार होगा कि वो माफ कर देगा। कुलपति ब्रह्मकेश ने अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा और माफी मांगी। सीमा से आगे जाना उतना ही बुरा था जितना कि कम पड़ जाना। जाहिर है कि आरव उसे दबाने में अति नहीं करेगा। उसने तुरंत अपने हाथ हिलाए और कहा, भूल जाओ, भूल जाओ। तुम सीनियर हो, चाहे कुछ भी हो। मैं इस मामले को यहीं छोड़ देता हूं। मुझे आश्चर्य है कि परिवार का मुखिया मुझे क्यों ढूंढ रहा है। जैसा कि कहावत है, केवल योग्य लोग ही अहंकारी होने का साहस करते हैं। आरव ऐसा ही था। आरव वर्तमान बजाज परिवार के लिए एक उद्धारकर्ता की तरह था। भले ही ब्रह्मकेश को कोई और गुस्सा आता, लेकिन उसे अपने पेट में वापस निकलना पड़ेगा, जबकि वो बजाज परिवार का अतिथि अनुचर था। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी उसे अपनी मर्जी से आदेश दे सकता था। अगर वो ब्रह्मकेश को सबक नहीं सिखाता तो वो निश्चित रूप से भविष्य में सफलता से आत्मसंतुष्ट हो जाएगा और हद से आगे निकल जाएगा। दोनों लोग एक बार फिर अतिथि और मेजबान के रूप में बैठे। फिर कुलपति ब्रह्मकेश ने अपना मुंह खोला और पूछा, छोटे भाई दक्ष, क्या आप जानते हैं कि कनिष्क ने सोल सागर क्षेत्र पर अपना हमला क्यों विफल कर दिया? आरव ने इसके बारे में सोचा और कहा, क्या यह सफलता के लिए अत्यधिक उत्सुकता के कारण हो सकता है? एक प्रमुख क्षेत्र पर हमला करना कोई मजेदार बात नहीं थी। हर कोई आरव की तरह साहसी नहीं होगा। अधिकांश मार्शल कलाकारों के लिए प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र पर हमला करना उनके जीवन की एक बड़ी दहलीज थी। बहुत स्पष्ट रूप से कनिष्क ने इसे पार नहीं किया। ब्रह्मकेश ने थोड़ा आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया और सिर हिलाते हुए कहा, वो इस ग्रैंड पिल असेंबली को बहुत बुरी तरह से जीतना चाहता था, इसलिए वो जबरदस्ती सोल सागर क्षेत्र में घुस की कोशिश की, क्वासी एल्केमी किंग क्षेत्र तक पहुंचने की चाहत में। लेकिन दुख की बात है कि वो सफलता के कगार पर असफल हो गया। ओह, क्या यह हो सकता है कि स्वामी परिवार के कनिष्ठों में वास्तव में कोई आधे किमिया राजा हो? आरव को आश्चर्य हुआ। आधे किमिया राजा उसके लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन भयंकर तूफान दुनिया जैसी जगह में इतनी कम उम्र में आधे किमिया राजा बनने में सक्षम होना, उसकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। ब्रह्मकेश को अचानक लगा कि वह एक जोकर की तरह है। उसने इधर उधर की बातें की। वो चाहता था कि आरव पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आरव की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी थी। उसने बस थोड़ा सा इशारा किया और आरव को मामले की सच्चाई का अंदाजा हो गया। ये लड़का बहुत चालाक था। क्या संकी है, ये सही है। दरअसल मैं तुम्हें ये याद दिलाने के लिए ढूंढने आया था कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत आको। स्वामी परिवार की छोटी पीढ़ी की कीमियापद की ताकत बहुत मजबूत है। कुलपति ब्रह्मकेश ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। जाहिर है आरव के घमंडी प्रदर्शन ने मैनेजर डेविड को चैन से रहने में असमर्थ बना दिया, और जब उसने ब्रह्मकेश को इसकी सूचना दी तो कुलपति ब्रह्मकेश भी चिंतित हो गया। ये ग्रैंड पिल असेंबली आरव के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी, लेकिन बजाज परिवार के लिए ये एक बड़ी घटना थी जिसने परिवार के भाग्य को निर्धारित करेगा। ये अंतहीन दुनिया पर आक्रमण करने वाले भयंकर तूफान दुनिया से भी अधिक महत्वपूर्ण था। आरव की अभिव्यक्ति अनायास ही अजीब हो गई। वो कभी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेता है, लेकिन कीमियापद के संदर्भ में निचले लोकों में वास्तव में कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था जिसे वो महत्व दे सके, विशेष रूप से तथाकथित जूनियर पीढ़ी। तो परिवार के मुखिया इस मामले के लिए मुझे खोजने आए थे। क्या ये बिना किसी बात के बहुत बड़ा उपद्रव नहीं दिखा रहा है? ग्रैंड पिल असेंबली में अभी भी 2 दिन बाकी है। चाहे मैं अब चीजों को कितनी भी गंभीरता से क्यों न लूं, इससे भी मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसी कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इन 2 दिनों का उपयोग करके मैं कोयल को आपके साथ अधिक बातचीत करने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि आप एक दूसरे की बातों से सीख सकें और साथ ही अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें। मुझे पता है कि आपकी ताकत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जेड ड्रैगन हार्ट कामिंग पिल ग्रैंड पिल असेंबली में सिर्फ एक प्रवेश स्तर की औषधीय गोली है। जीत हासिल करने के लिए किसी को भी बड़ी मुश्किल से औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना होगा, कुलपति ब्रह्मकेश ने कहा। ब्रह्मकेश की बातें सुनकर आरव के हावभाव सामान्य थे, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश था। वो बस इस बात से परेशान था कि उसे मिस कोयल के करीब आने का मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ब्रह्मकेश ने उसे उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया। आरव ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जेड ड्रैगन हार्ट कामिंग पी केवल एक प्रवेश स्तर की औषधीय गोली है। हो तो ऐसा लगता है कि चुनौती का स्तर थोड़ा अधिक है। मिस कोयल के साथ कुछ समय के लिए ज्ञान का आदान प्रदान करना भी अच्छा है। 4 सीज बिल्डिंग के एक किमिया कमरे में
कोयल ने हल्के से अपने होंठ काटे। उसके बालों की नोकें पसीने की बूंदों से भरी हुई थी, जो किसी भी क्षण टपकने वाली थी, क्योंकि वो बहुत तनावग्रस्त दिख रही थी। एक कश के साथ औषधीय कड़ाही में हरे धुएं का एक बादल दिखाई दिया। जाहिर है, बेकार की गोलियों की एक भट्टी को परिष्कृत किया गया था। क्यों? समस्या कहाँ है? कोयल ने अपने माथे पर पसीना पोंछने के लिए अपने हाथों के पिछले हिस्से का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह चिंता से बेचैन दिख रही थी। दूसरी मिस, बेहतर होगा कि इसे जबरदस्ती न करें। इस जेड ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को पहले ही एक ऐसी औषधीय गोली के रूप में पुष्टि की जा चुकी है जिसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि परिवार का मुखिया भी इसे परिष्कृत नहीं कर पाए। मैनेजर डेविड ने उसे सांत्वना दी। मिस कोयल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे जिद्दी होकर हार मानने से इनकार कर रहे थे। चूंकि ये वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल का फॉर्मूला मौजूद है, इसलिए यह असंभव है कि इसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। मैं फिर से कोशिश करूंगा। मैं निश्चित रूप से इसे परिष्कृत कर सकता हूं, कोयल ने हठपूर्वक कहा। मैनेजर डेविड ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि दूसरी मिस ग्रैंड पिल असेंबली शुरू होने से पहले फर्स्ट यंग मास्टर के शरीर को ठीक होने देना चाहती है। लेकिन दूसरी मिस, अगर इन 2 दिनों में आपकी खुद की आत्मा शक्ति खत्म हो जाती है, तो क्या इससे समग्र स्थिति और भी अधिक प्रभावित नहीं होगी? क्या उस दक्ष ने यह नहीं कहा था कि वो अकेले 3 का सामना कर सकता है? तो उसे अकेले जाने दो। मिस कोयल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि इसके बजाय आरव पर भाला तान दिया। जाहिर है, उस समय आरव की मजाकिया हरकत ने उसे बहुत नाराज कर दिया था। मिस कोयल, क्या मैं मान सकता हूं कि आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं? आरव की आवाज अचानक सुनाई दी। कोयल ने आरव को देखा और वो और भी क्रोधित हो गई और गुस्से से बोली, तुम्हारी चमड़ी वाकई बहुत मोटी है। एक बदमाश जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। क्या तुम जानते हो कि स्वामी कार्तिकेयन की ताकत कितनी मजबूत है? ऐसा मत सोचो कि जेड ड्रैगन हार्ट कामिंग पिल को परिष्कृत करने से तुम महान बन गए। जब तुम कार्तिकेयन के सामने होते हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, मिस कोयल, जिस कार्तिकेयन के बारे में बात कर रही है, वो एक आधे किमिया राजा है, जिसे स्वामी परिवार की जूनियर पीढ़ी का नंबर 1 जीनियस माना जाता है ना? इस बारे में क्या ख्याल है? ग्रैंड पिल असेंबली के दौरान मैं उसे संभाल लूंगा और बाकी सब तुम सब पर छोड़ दूंगा। मिस कोयल को यह प्रस्ताव कैसा लग रहा है? तुम पर छोड़ो? सच में अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हो। बहुत हो गई बकवास। मुझे गोलियां परिष्कृत करने से मत रोको। कोयल पहले ही आरव के अहंकार से पूरी तरह से अपना धैर्य खो चुकी थी। उसके पास यहां झगड़ने का समय नहीं था। एक मध्यम श्रेणी की कीमिया ग्रैंड मास्टर एक अर्ध कीमिया राजा से निपटने जा रही है। क्या ये लोगों की बुद्धि का अपमान था? ओ, तो मिस कोयल वर्तमान में गोलियां परिष्कृत कर रही है। फिर मुझे किनारे पर अच्छी तरह से सीखना होगा। आरव अचानक दिलचस्पी लेने लगा। वो वास्तव में यह भी जानना चाहता था कि ये कोयल किस तरह के मानक पर है। कोयल की उम्र अनुपमा के उम्र के बराबर ही थी, लेकिन उसकी ताकत अनुपमा से एक पूर्ण प्रमुख क्षेत्र अधिक थी। जबकि इसके बीच बजाज परिवार का समर्थन था, कोयल की राक्षसीता का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। खत्री और पटेल परिवार का मिस कोयल पर बाजी का कारण सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि वो राजधानी की 2 सुंदरियों में से एक नहीं थी, बल्कि संभवतः कीमिया पथ में उसकी असीमित क्षमता थी। भावी अर्ध कीमिया राजा से शादी करके घर पे प्रतिभाशाली कीमियागर लाना, यह सौदा सार्थक था, चाहे कोई इसे कैसे भी देखे। लेकिन मिस कोयल ने इसे भाव नहीं दिया। मेल से दूर रहो। आरव ने अपना मुंह सिकोड़ा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पक्ष लेना चाहता हूं? क्या यह अभी भी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे उस पिता ने मुझे तुमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि इससे हर किसी के कीमिया मानकों में सुधार हो सकता है? ईमानदारी से कहूं तो मैं ऐसा करने को तैयार नहीं हूं। मेरा स्तर इतना ऊंचा है। क्या होगा अगर तुम मुझसे गुप्त रूप से सीख लोगे? कोयल ने लगभग मुंह से खून उगल दिया। तुम्हारा स्तर ऊंचा है? कितना ऊंचा है? टियर 3 हाई ग्रेड औषधीय गोली को परिष्कृत करके तुम वाकई सोचते हो कि तुम अजय हो? क्या तुम्हें शर्म आती है या नहीं? फिर मेरे पिता तुम्हें यहां क्यों भेजेंगे? कोयल इस बात की पुष्टि करने के लिए मैनेजर डेविड की तरफ देखा। मैनेजर डेविड को थोड़ा सिर हिलाते हुए देखकर वो समझ गई कि आरव ने जो कहा उसका पहला भाग सच था। चूंकि ये उसके पिता ही थे जिन्होंने उसे आने के लिए कहा था, इसलिए उसे बाहर निकालना अच्छा नहीं था। एक तरफ रहो और ठीक से देखो। मेरे शोधन में हस्तक्षेप मत करो। अगर तुम औषधीय गोलियों की मेरी भट्टी को बर्बाद कर देते हो तो देखो मैं तुम्हारा कैसे ख्याल रखता हूं। कोयल ने चेतावनी दी। जहां तक आरव के शब्दों के उत्तरार्ध का सवाल है, उसने सीधे तौर पर इसे अनदेखा करना चुना। उसका पिता एक कीमिया राजा थे। क्या उसे आरव से गुप्त रूप से सीखने की जरूरत थी? यह कहने के बाद कोयल ने एक बार फिर से वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल का शोधन बेहद चुनौतीपूर्ण था।
न केवल इसमें आत्मा बल पर भारी खर्च था, बल्कि ये कीमियागर की सार ऊर्जा पर भी भारी बोझ डालता था। कोयल ने इससे पहले बेकार की गोलियों की 2 भट्टियों को परिष्कृत किया था, इसलिए इस शोधन के शुरू होने के कुछ समय बाद वो बहुत कठिन संघर्ष करती हुई दिखाई दी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोयल खुद से ही झगड़ रही थी, अपने दांत पीस रही थी और दृढ़ थी। आरव ने कोयल को शांति से देखा। अपनी दृष्टि से वो स्वाभाविक रूप से मिस कोयल की गहराई को देख सकता था। हालांकि ये बस इतना ही समय था, आरव ये भी देख पाया कि कोयल की नींव काफी मजबूत थी। ऐसी स्थिति में भी जब खर्च इतना अधिक था, उसके शोधन में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं दिखाई दी। इस पहलू से कोयल एक योग्य कीमियागर था। हालांकि वे दोनों कीमिया ग्रैंडमास्टर थे। कोयल मास्टर मेघनाद और उनके जैसे लोगों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। लेकिन बहुत जल्द ही आरव को पता चला कि मिस कोयल के शोधन में कुछ समस्याएं हैं। वास्ट ट्यूबर एसेंस सती मूलिंग पिल के शोधन के लिए आग पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण था। औषधीय गोली के परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए औषधीय कड़ाही के तापमान में परिवर्तन को लगातार नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। लेकिन कोयल के शोधन में ऐसे नियंत्रण नहीं था। औषधीय कड़ाही का तापमान शुरू से अंत तक एक जैसा था। भले ही उसकी शोधन तकनीक गलत न हो, लेकिन औषधीय गोली के तापमान पर नियंत्रण की कमी के कारण वो गोली को भी परिष्कृत नहीं कर पा रही थी। मिस कोयल, क्या आपको लगता है कि अगर इस औषधीय गोली को इस तरह से परिष्कृत किया जाता तो यह थोड़ी बेहतर होती? आरव ने अचानक हस्तक्षेप किया। जिस समय वो बोल रहा था, उसी समय आरव ने एक सील को बाहर निकाल दिया, जो औषधीय कड़ाही में डूब गई। मिस कोयल इस समय पूरी तरह से शोधन में तल्लीन थी। इस सील के आने से प्रक्रिया अव्यवस्थित हो गई। अप्रत्याशित रूप से उसके मन में तुरंत आरव को मारने का आवेग आया। लेकिन वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल पहले से ही शोधन किया जा रहा था। इस समय हार मानने से सब कुछ अंतिम पूर्णता से चूक जाता। वो केवल अपने दिल में क्रोध को बलपूर्वक दबा सकती थी और आरव पर बुरी तरह से गुस्सा कर सकती थी। आरव ने अपनी मासूमियत दिखाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली और शर्मिंदा होकर एक तरफ हट गया। लेकिन ठीक इसी समय कोयल के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसने पाया कि आरव द्वारा बाधित होने से न केवल औषधीय गोली क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, बल्कि इसके बजाय ये और भी अधिक ठोस हो गई थी। कोयल को स्पष्ट रूप से याद था कि पहले शोधन के दौरान ऐसा लग रहा था कि इस समय वो औषधीय गोली पर अपना पूरा नियंत्रण खो देगी। इस बार गोली बनने के संकेत क्यों थे? कोयल ने अनजाने में ही उस दृश्य को याद कर लिया। जब आरव की सील लगी तो ऐसा लगा कि औषधीय गोली में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि उसने अपनी सार ऊर्जा के एक हिस्से को संतुलित कर दिया है। यह ठीक इसलिए था क्योंकि सार ऊर्जा का यह हिस्सा रद्द हो गया था, जिससे ऐसा लगा कि कढ़ाई के तापमान में कुछ बदलाव हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत करते समय औषधीय गोली के शोधन की प्रक्रिया के अनुसार हर समय कढ़ाई के तापमान को नितात्रित करने की आवश्यकता होती है? इस खोज ने मिस कोयल को सुखद आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने औषधीय कढ़ाई के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सार ऊर्जा के एक हिस्से को बढ़ाने या घटाने के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। कढ़ाई के तापमान को समझना एक कीमियागर का बुनियादी कौशल था, लेकिन जो लोग कढ़ाई के तापमान को अच्छी तरह से समझ पाते थे वे बहुत दुर्लभ थे। थोड़ी ही देर बीती और कोयल पसीने से भीग चुका था। आग पर काबू पाना खाना पकाने जैसा था। पकवान बनाना आसान था, लेकिन स्वादिष्ट पकवान बनाना बहुत मुश्किल था, खासकर जटिल पकवान। आग पर नियंत्रण के लिए बहुत सटीक होना जरूरी था। औषधीय कड़ाही के अंदर वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल एक बहुत जटिल प्रक्रिया वाले पकवान की तरह था। इसे पकाने के लिए आग पर काबू पाने के लिए मानसिक शक्ति का बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। कोयल का खर्च पहले से ही बहुत ज्यादा था। अब यह स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा बोझिल हो गया था। लेकिन कोयल की इच्छा शक्ति ने आरव को उसे पहले से बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। ऐसी स्थिति में जब सार ऊर्जा और आत्मा शक्ति दोनों ही अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, वो बलपूर्वक डटी रही। संघनित हो जाओ, कोयल ने एक प्यारी सी चीख मारी। औषधीय कड़ाही के अंदर से हल्की धमाकेदार आवाजें आई। दूसरी मिस। जब औषधीय गोली बन गई तो कोयल आखिरकार और टिक नहीं पाई और कमजोर होकर गिर पड़ी। आरव का फिगर हिल गया और उसने कोल को पकड़ लिया। दूसरी मिस, क्या आप ठीक है? मैनेजर डेविड ने पूछा। आरव द्वारा गले लगाए जाने पर कोयल इससे बेखबर लग रही थी। उसकी नजर औषधीय कढ़ाई पर टिकी हुई थी। मैनेजर डेविड, कोयल चिल्लाया। कोयल पहले से ही बेहोश और कमजोर था, मुश्किल से बोल पा रहा था। लेकिन मैनेजर डेविड समझ गया और जल्दी से औषधीय गोली लेने चला गया। इसने मैनेजर डेविड को बहुत चौंका दिया। औषधीय कड़ाही के अंदर रखी एक गठित औषधीय गोली को चुपचाप क्या वास्तव में सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया? दूसरी मिस, आपने वास्तव में इसे परिष्कृत किया है। यह वास्तव में वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल है। मैनेजर टोंग ने दोनों हाथों से दवा की गोली पकड़ी और उत्तेजित होकर कहा।
हालांकि कोयल कमजोर थी, लेकिन आखिरकार उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। फिर उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। पता नहीं कितना समय बीत गया था। कोयल अचानक जाग गई और एक बार में बैठ गई। तुम यहां क्यों हो? कोयल ने चौंक कर कहा। वो देखने के लिए उठ बैठी। आरव उस समय वास ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल से खेल रहा था, जिसे उसने तिरस्कार भरी नजर से देख रहा था। पता नहीं क्यों कोयल के दिल में क्रोध एकाएक उमड़ पड़ा। आरव ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कोयल को देखा और कहा, अरे, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम परसों होने वाले ग्रैंड पिल में भाग लेना भूल सकती थी। तुम मुझे धन्यवाद नहीं दे रही हो और फिर भी मुझ पर चिल्ला रही हो। कोयल के चेहरे पर संदेह था। उसे नहीं पता था कि आरव किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसने बहुत जल्दी देखा कि न केवल उसकी सार ऊर्जा पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, बल्कि उसकी आत्मा शक्ति भी पहले से ही चरम अवस्था में पहुंच चुकी थी। ये कैसे संभव था? आखिर ये दक्ष ने क्या किया? उसने स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा शक्ति को पहले ही खत्म कर लिया था। जब उसे परिष्कृत किया जा रहा था तो कई दिनों के स्वास्थ्य लाभ के बिना उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। वो अभी पूरी तरह से ठीक क्यों थी? क्या तुमने मेरी मदद की? तुमने क्या किया? मेरी आत्मा शक्ति और सार ऊर्जा दोनों पूरी तरह से ठीक क्यों हो गई? कोयल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, मैं बस एक तरह की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला जानता था, जो मुझे अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग दूसरे लोगों की दिव्य आत्मा को पोषित करने के लिए करने की अनुमति देती है, जिससे पूर्ण सामंजस्य का प्रभाव प्राप्त होता है। मैंने इसे पहले कभी नहीं आजमाया, आज इसे आजमाया। प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छा था, आरव ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। बस इतना ही था कि जब कोयल ने यह सुना तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। कोयल के मन में हत्या की गहरी मंशा थी। आरव ने जो कहा वह दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला कैसी थी? ये बस उसे अपवित्र कर रही थी। दांव साथी इस तरह के तरीकों से दोहरी खेती करते थे ताकि एक दूसरे की दिव्य आत्मा को पोषित किया जा सके। जब कोयल ने सुना कि आरव ने अपनी दिव्य आत्मा को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग किया, तो उसके दिल में हत्या की मंशा इससे अधिक नहीं हो सकती थी। धमाका! आरव एक तरफ उड़ गया, जबकि वो जिस मेज पर बैठा था वो पहले से ही महीन पाउडर में बदल गई थी। तुम लंपट, भाड़ में जाओ। कोयल की आवाज कुछ हद तक कांप रही थी। अरे अरे, बस मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आरव ने अजीब तरीके से चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागा। मजाक कर रहा हूं? क्या इसे भी मजाक कहते हैं? भागो मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोयल पहले से ही पूरी तरह से उग्र था। अरे, मैं सच में मजाक कर रहा हूं। अगर तुम ऐसे ही बने रहे तो मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। आरव ने कोयल की एक हथेली को चकमा दिया और एक बार फिर अजीब तरीके से चिल्लाया। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने अभद्र होगे। कोयल के अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत के साथ वो दूसरे स्तर क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के आरव से कैसे डर सकती है? लेकिन अगले ही पल वो लड़खड़ा गई। उसकी हथेली सीटी बजाते हुए सीधे आरव के चेहरे की ओर जा रही थी। लेकिन ठीक इसी समय एक औषधीय गोली अचानक उसके सामने आ गई। ये वास्तव में वास ट्यूबर आयन स्टीम ऑटोमोबाइलिंग पिल था, जिसे उसने बड़ी मेहनत से परिष्कृत किया था। इस वास ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल का उपयोग कनिष्क को उसकी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए किया गया था। वो अपनी आत्मा शक्ति को अधिक मात्रा में खींचना चाहती थी और भाग लेने में असमर्थ होने के कारण उसे इसे परिष्कृत भी करना था। वो इसे नष्ट करने का जोखिम कैसे उठा सकती थी? कोई विकल्प नहीं। कोयल केवल औषधीय गोली से बच सकती थी और दूसरी जगह से आरव पर हमला कर सकती थी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे हमला किया, वो औषधीय गोली उसे सटीक रूप से रोक लेता था, जिससे वो हमला करने में असमर्थ हो गया। कोयल क्रोध से कांप रही थी। अंत में वो फूट फूट कर रोने लगी। आह! मैं कहता हूं, रो मत। अगर तुम दूसरों को यह दिखाओगे तो वे सोचेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ वाकई कुछ किया है। एक बार जब आरव ने कोयल को रोते देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि वो हद पार कर गया है। पुरुषों को सबसे ज्यादा महिलाओं के आंसू बर्दाश्त नहीं होते। आरव भी अपवाद नहीं था। उसे लड़कियों को मनाने का ज्यादा अनुभव नहीं था और वो एक पल के लिए पूरी तरह से असमंजस में था कि क्या करे। अगर वो बात नहीं करता तो ठीक था, जब वो फिर बोलता तो कोयल और भी ज्यादा रोता। सोब, सोब, सब मुझे धमका रहे हैं। बजाज परिवार के बड़े बुजुर्ग मुझे धमका रहे हैं। खत्री परिवार और स्वामी परिवार, वे दो कमीने भी मुझे धमका रहे हैं। अब तुम भी ये बदबूदार बच्चा मुझे धमका रहे हो। आरव के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो वास्तव में सिर्फ मजाक कर रहा था। ये सोचना कि कोयल इतनी मजबूत दिखती थी फिर भी वो एक महिला थी। खांसी, खांसी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। असल में मैंने तुम्हें सिर्फ 2 औषधीय पिल्स खाने को दिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम औषधीय शक्ति को निखारने की कोशिश कर सकते हो। इसे अभी खत्म नहीं होना चाहिए।
आरव ने कुछ हद तक हैरान होकर कहा। कोयल की सिसकियों की आवाज आखिरकार थोड़ी शांत हुई। उसने आरव को संदेह से देखा और कहा, क्या तुमने जो कहा वो सच है? अय्या, क्या तुम नहीं जान पाओगी औषधीय शक्ति का परीक्षण करने के बाद? प्रयास करो, एक गोली सार ऊर्जा पुनर्प्राप्ति औषधीय गोली है, दूसरी गोली आत्मा शक्ति पुनर्प्राप्ति औषधीय गोली है, आरव ने समझाया। कोयल ने अपनी सार ऊर्जा और आत्मा शक्ति को आधे विश्वास से घुमाया। वास्तव में उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर औषधीय शक्ति के 2 धागे घूम रहे थे। औषधीय शक्ति बहुत कोमल थी, जिससे उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। कोयल बहुत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। वास्तव में कौन सी औषधीय गोली का इतना चमत्कारी प्रभाव हो सकता है? उसे अचानक आरव की वो हरकत याद आ गई जब वो शोधन कर रही थी। कोयल ने यह भी सोचा कि आरव जानबूझकर बीच में बोल रहा था। क्या ऐसा करने का कोई उद्देश्य हो सकता है? उसे पता था कि जिस तरह से मैं आग को नियंत्रित कर रही थी उसमें कोई समस्या थी, इसलिए वो मुझे संकेत दे रहा था। ये कैसे संभव है? वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल के सूत्र में यह उल्लेख नहीं था कि अंदर की आग को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसलिए पिताजी भी इस टियर 3 औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं कर पाए, और ये गोली का फार्मूला बजाज परिवार के पूर्वजों द्वारा पारित किया गया था। अन्य गुटों को वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल के फार्मूले के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। दक्ष को कैसे पता चला? एक बार फिर आरव को देखते हुए कोयल को अचानक लगा कि वो इस युवा की असलियत नहीं समझ पा रही है। उस समय वो सील क्या ये जानबूझकर लगाई गई थी? कोयल ने जांच करते हुए पूछा। आरव के चेहरे पर एक खालीपन था। उसने कहा, कौन सी सील? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जब मैं वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत कर रहा था, क्या तुमने सील नहीं निकाली? तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? असल में मैं एक शरारत करने के बारे में सोच रहा था। यह सोचना कि यह वास्तव में विफल हो गई। कितना उबाऊ है, आरव ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाराज था। कोयल ने अपनी खूबसूरत आंखों से आरव को देखा। यह देखना चाहती थी कि आरव झूठ बोल रहा है या नहीं, लेकिन वो कैसे समझ सकती थी कि आरव जानबूझकर इसे छिपा रहा है? क्या तुमने वाकई जानबूझकर ऐसा नहीं किया? कोयल ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ हद तक निराश भी हुआ। वाकई अनजाने में ऐसा हुआ। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, आरव ने उदास होकर कहा। कोयल लगभग टूट गया। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए परिष्कृत औषधीय गोली दे देता हूं। चूंकि तुम ठीक हो तो मैं पहले चला जाऊंगा। और हां, ऐसे ही थककर किसी की भी बाहों में मत गिर जाना मिस। इस चिढ़ाने वाली बात करते हुए आरव फोर्सीज बिल्डिंग से बाहर निकल गया और पीछे से जानलेवा नजर को नजरअंदाज कर दिया। आरव ने स्वाभाविक रूप से जानबूझकर ऐसा किया। यह जगह अंतहीन दुनिया नहीं थी। वो बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखना चाहता था। अगर आरव तैयार होता तो वो हाई ग्रेड वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन कनिष्क का उससे कोई लेना देना नहीं था। कोयल को इस कदम तक पहुंचाने में मदद करना पहले से ही बहुत अधिक था। हालांकि वो जानता था कि कोयल निश्चित रूप से अपने दिमाग को इस ओर फिर से लगाएगी, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। 2 दिन बाद ग्रैंड पिल असेंबली का दिन आखिरकार आ ही गया। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि ग्रैंड पिल असेंबली वास्तव में भयंकर तूफान दुनिया के अल्केमिस्ट एसोसिएशन मुख्यालय में आयोजित की गई थी। शामगर राज्य में एक बार अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाने के बाद से आरव ने फिर कभी एसोसिएशन कदम नहीं रखा था। छोटे भाई दक्ष, मुझे इस बार ग्रैंड पिल असेंबली के लिए आपको परेशान करना होगा। कनिष्क ने आरव की ओर हाथ जोड़े। ये आरव की इस बजाज परिवार के नंबर 1 जीनियस से पहली बार मुलाकात थी। वो काफी शालीन और मृदुभाषी लग रहा था, और उसका व्यवहार काफी सुसंस्कृत था, जिससे लोगों पर पहली नजर में ही अच्छा प्रभाव पड़ता था। लेकिन कनिष्क का रंगरूप स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था। हालांकि उसने वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल का सेवन किया था, लेकिन निम्न श्रेणी का वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल केवल उसकी नींव को मजबूत करने और उसके सार को पोषित करने में ही सक्षम था। यह केवल क्षेत्र पर हमला करने में विफल होने के परिणाम को कम करने में सक्षम था। अगर आरव ने उसे उच्च श्रेणी या उससे भी बेहतर ग्रेड की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कदम उठाता, तो कनिष्क निश्चित रूप से अभी अपनी चरम स्थिति में वापस आ सकता था। लेकिन आरव के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी। वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल वास्तव में टियर 3 उच्च स्तरीय औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए बेहद कठिन था। जेड ड्रैगन हार्ट कामिंग पिल की तुलना में कठिनाई का स्तर बहुत अधिक था। अगर आरव इतना संकी होता कि किसी भी औषधीय गोली को परिष्कृत कर पाता, तो ये कठिन पर्यवेक्षक और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता। किसी के संदेह को आकर्षित करने से बचे। इस ग्रैंड पिल असेंबली के दौरान आरव ने पूरी ताकत लगाने की योजना नहीं बनाई थी। बस अपना मैच जीतना ही ठीक था। इसके बारे में सोचते हुए स्वामी परिवार की सबसे कमजोर प्रतिभा से निपटना, दूसरे पक्ष को कुचल देना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? आरव मुस्कुराया और कहा,
पहले युवा मास्टर बहुत दयालु है। चूंकि मैं बजाज परिवार के अतिथि अनुचर हूं और बजाज परिवार का वेतन ले रहा हूं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से बजाज परिवार के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ ताकत लगानी होगी। कनिष्क मुस्कुराया और बोला, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है भाई दक्ष, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूं। भाई दक्ष मुझे बस भाई कनिष्क बुला सकता है। आरव ने भी मना नहीं किया और हाँ में सिर हिलाया। इस समय कनिष्क के पीछे से एक अप्रिय नजर आई। ये मिस कोयल के अलावा कौन हो सकता है? लेकिन आज कोयल की आंखों में आरव के प्रति नाराजगी के अलावा अनिश्चितता के कुछ हिस्से दिख रही थी। जाहिर है आरव उसकी आंखों में रहस्यमय हो गया है। कोयल, तुम्हारी आंखें वाकई समझदार है। भाई दक्ष जैसे कीमिया पद के प्रतिभाशाली व्यक्ति को वास्तव में खोजने में सक्षम होना प्रशंसनीय है। सच में ऊपर वाला नहीं चाहता कि मेरा बजाज परिवार नष्ट हो जाए। कनिष्क ने अपनी बहन कोयल की तारीफ करते हुए कहा। कोयल ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने उसे खोज लिया? हम उस बजाज परिवार के साथ मैच में बिना किसी संदेह के हार जाएंगे और मुझे मादबान से जीतने का भी भरोसा नहीं है। यहां तक कि कार्तिकेयन भी असाधारण ताकत वाला व्यक्ति है। दक्ष उसे कैसे जीत सकता है? बहुत स्पष्ट रूप से भले ही बजाज परिवार के पास आरव है, कोयल आज के मैच के बारे में आशावादी नहीं है। कोयल की बातें सुनकर कनिष्क की भौहें भी कसकर बंद हो गई। अपने परिवार के भाग्य के साथ जुआ खेलने वाले इस मैच के बारे में वे दोनों हारने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तभी एसोसिएशन के गेट से होकर लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज का यह मैच न केवल बजाज और स्वामी परिवार के भाग्य से संबंधित है, बल्कि इसमें आने वाले दिनों में राजधानी की कीमिया दुनिया की व्यवस्था में होने वाले बड़े बदलाव भी शामिल थे। मूल रूप से पहले से ही कोई भी ऐसा नहीं था जो बजाज परिवार के बारे में आशावादी था। अब कई अन्य छोटे मोटे परिवार बजाज परिवार की जगह लेने के लिए उत्सुक थे। भयंकर आंधी दुनिया में अंतहीन दुनिया की तुलना में औषधीय गोलियां और भी ज्यादा मुनाफे वाला व्यवसाय है। भयंकर आंधी दुनिया में संसाधन बहुत कम थे। औषधीय गोलियों की कीमत अंतहीन दुनिया से कई गुना ज्यादा थी। यहां तक कि कुछ दुर्लभ औषधीय गोलियां भी थी जो आसमान छूती कीमतों पर बिक रही थी। इतना बड़ा बाजार, हर कोई इसे हाथ से जाते हुए कैसे देख सकता था? ओ, क्या यह बजाज परिवार का नंबर 1 जीनियस कनिष्क नहीं है? मुझे लगा कि तुम बिस्तर पर पड़े रहोगे और कुछ साल के लिए उठ नहीं पाओगे। मुझे नहीं लगा कि तुम सच में आज यहां आओगे। तभी एक घमंडी आवाज सभी को सुनाई दी। यह सुनते ही कनिष्क का चेहरा उतर गया। उसने ठंडी सांस ली और कहा, कार्तिकेयन, बहुत घमंडी मत बनो। यह व्यक्ति और कोई नहीं स्वामी परिवार का नंबर 1 जीनियस कार्तिकेयन था। कनिष्क की बातें सुनकर उस कार्तिकेयन और ज्यादा मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, बेशक मैं खुश महसूस करूंगा। मैं कहता हूं भाई, तुम बिस्तर पर लेटे हुए पहले से ही बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम्हें बाहर आकर खुद को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं था। लेकिन अब तुम खुद ही बस खुद का मजाक बनाने के लिए मेरे सामने दौड़े चले आए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इससे खुश नहीं हूंगा? अरे हाँ, एक अच्छी लाइन है। इसे क्या कहते हैं? इसे अपना चेहरा यहां मेरे सामने लाकर थप्पड़ मारना कहते हैं। हाँ, कनिष्क इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन अपनी असफलता के कारण आज मंच पर कदम रख पाना पहले से ही बहुत अच्छा है। कार्तिकेयन की बराबरी करना वास्तव में असंभव है। इसने अनजाने में लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में फंसे एक नायक की भावना दिया। वास्तव में कनिष्क की प्रतिभा के साथ भविष्य में कीमिया राजा तक पहुंचना मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन उस समय ग्रैंड पील असेंबली का तारीख लगातार करीब आ रहा था और फिर भी वो इतने लंबे समय के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अंत में इसने उसे बलपूर्वक आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने से नहीं रोक पाया। फिर ऐसा हुआ कि उसे ईश्वरीय कृपा नहीं मिली और वो अपनी बलपूर्वक सफलता में विफल हो गया। ओह, ठीक है, मैंने सुना है कि आप सभी इस प्रतियोगिता के लिए अतिथि अनुचरों की भर्ती भी कर रहे थे। आपका बजाज परिवार का वास्तव में पतन हो रहा है। मंच पर आने के लिए 3 कीमियागरों को भी लाने में भी सक्षम नहीं है। फिर कार्तिकेयन की नजर आरव के ऊपर पड़ी। फिर उसने कहा, क्या यह बदमाश वो प्रतिस्थापन है जिसे आप लोगों ने खोजा है? लेकिन आरव ने कार्तिकेयन के उपहास पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से कार्तिकेयन के पीछे वाले व्यक्ति पर था। उस व्यक्ति की आंखें कुछ हद तक सुस्त थी, सामान्य लोगों से स्पष्ट रूप से अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भ्रमित था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आरव का वरिष्ठ भाई धीरज था। आरव ने बलपूर्वक अपनी उत्तेजित भावनाओं को दबा दिया और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सामान्य भाव दिखाई दी। उसकी आंखें धीरज की दिशा में भी नहीं देख रही थी। इस समय आरव कार्तिकेयन के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वो कार्तिकेयन को नजरअंदाज कर रहा था। इसे कार्तिकेयन को लगा कि उसका अपमान हो रही है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बदमाश, क्या तुमने सुना नहीं? कार्तिकेयन ने गुस्से से कहा। आरव ने एक बार फिर उसकी बातों को अनसुना कर दिया। हाँ कनिष्क, पता चला कि तुम्हारे परिवार को चुनौती लेने के लिए एक मूर्ख मिल गया है।
मुझे लगता है कि तुम सभी को आज सीधे हार स्वीकार कर लेना चाहिए। अब प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या बचा है? कार्तिकेयन अपनी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए व्यंग करते हुए हंसने लगा। सिवाय इसके कि सभी ने उसे ऐसे देखा जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों, क्योंकि चाहे बजाज परिवार कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उन्हें भी इतने महत्वपूर्ण ग्रैंड पिल असेंबली में भाग लेने के लिए कोई निम्न श्रेणी की किमिया मास्टर को नहीं भेजेगा। किसी को जवाब न देते देख कार्तिकेयन का चेहरा आखिरकार उतर गया और उसने आरव की ओर बढ़ते हुए एक कदम बढ़ाया। इस बार आरव आगे बढ़ गया। कार्तिकेयन का इरादा आरव को शर्मिंदा करने का था। उसने आरव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और आरव बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक पल में कार्तिकेयन को पीछे से आने वाले खतरे का एहसास हुआ। उसने झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक बार और पीछे से खतरे का एहसास हुआ। कार्तिकेयन ने एक बार फिर मुड़कर देखा, लेकिन वहां अभी भी कोई नहीं था। हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। लोग हंसना चाहता थे, लेकिन हंस नहीं पा रहे थे। हंसना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि कार्तिकेयन की हरकतें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी परछाई से डर रहा था। यह नजारा बहुत ही मजेदार था। वे हंस नहीं पा रहे थे और आवक होकर देख रहे थे, क्योंकि आरव की हरकतें भूत प्रेतों जैसी थी। ये बिल्कुल भी क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट की हरकतों के जैसा नहीं लग रहा था। जबकि कार्तिकेयन एक आधे कीमिया राजा था, वो एक सच्चा सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था। वो आरव की परछाई को भी छू भी नहीं पा रहा था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अपने शरीर को कार्तिकेयन के सामने प्रकट करते हुए आरव ने पूछा। कार्तिकेयन का चेहरा उतर गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। इस राजधानी में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके साथ छल करने की हिम्मत रखते थे। अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया। मैं आज बजाज परिवार को बहुत बुरी तरह से मिट्टी खाने दूंगा। हाँ, कौन जानता है कि जब समय आएगा तो उन्हें उनकी ओर से लड़ने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना पड़ेगा या तुमसे नफरत करनी होगी, क्योंकि आज बजाज परिवार को उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नहीं मिलेगा। कार्तिकेयन ने ठंडी हंसी हंसी और आरव से कहा, हाँ, लगता है अभी भी पर्याप्त मजा नहीं मिली। कोई फिर से जीतने की बात कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा? आरव ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और कार्तिकेयन के ऊपर व्यंग किया। कार्तिकेयन ने ठंडी सांस ली और फिर धीरज और स्वामी परिवार के सदस्यों को किमिया भवन में ले गया। तभी आरव महसूस किया कि पीछे से दो आंखें उसे घूर रही थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि कोयल उसे निर्दयी भाव से देख रही थी। तो तुम्हारी हरकतें वाकई इतनी तेज है? क्या तुमने जानबूझकर मुझे एक दिन पहले हेल्प की थी? कोयल ने पूछा। आरव ने हंसते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं उस समय मजाक कर रहा था। इसे गंभीरता से मत लो मिस। आहा छोड़ो, उस बात को कोयल निराश होकर कहा। लेकिन तुरंत उसकी भाव में नाटकीय परिवर्तन आई और उसने भड़कते हुए कहा, तुम अभी हंस सकते हो? तुमने अभी अभी कार्तिकेयन को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। इस बार वो निश्चित रूप से अपना पूरा प्रयास करेगा। अब हमारे पास और भी कम मौका है जीतने का। तभी एक विनम्र आवाज आई, कोयल, इस समय बजाज परिवार को और भी एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे का मनबल बढ़ाना चाहिए। तुम अभी भी भाई दक्ष पर कैसे भड़क सकते हो? भाई दक्ष संकट के सही समय बजाज परिवार में आए हैं। उनकी ईमानदारी दिखाने के लिए यह पर्याप्त है। भले ही बजाज परिवार आज हार जाए, हमें भी भाई दक्ष के साथ दयालुता और उदारता से पेश आना चाहिए। ये बोलने वाला और कोई नहीं कनिष्क था। मेरी बहन कोयल अभी प्रतियोगिता को लेकर थोड़ा चिंतित है। कृपया नाराज मत होइए भाई दक्ष, कनिष्क ने आरव से माफी मांगते हुए कहा। आरव ने हाथ हिलाया और कहा, हाँ, भाई कनिष्क बहुत दयालु है। मैं बजाज परिवार में मूल रूप से सिर्फ रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए शामिल हुआ हूं, लेकिन चूंकि मैं पहले ही शामिल हो चुका हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे वचन से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। हालांकि उसे संदेह है कि शायद कनिष्क सिर्फ चिंतित न होने की दिखावा कर रहा है। आरव को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। यह कहना चाहिए कि कनिष्क के दिल में अभी जो चिंता है वो कोयल की तुलना में और भी ज्यादा तीव्र हो सकती है, लेकिन वो इतनी चतुराई और सूक्ष्मता से आरव को अपने साथ जोड़ने का अवसर को भुनाया। ये वास्तव में एक उग्र और महत्वाकांक्षी व्यक्ति का व्यवहार है। कोयल ने अपना मुंह सिकोड़ा, लेकिन आवाज और नहीं निकाली। इसके बाद बजाज परिवार का समूह भी एसोसिएशन भवन में प्रवेश कर गया। अल्केमिस्ट एसोसिएशन मुख्यालय ने राजधानी में एक बहुत बड़ा क्षेत्र घेर रखा था। जब लोगों का समूह एक बड़े हॉल में पहुंचा तो वो जगह पहले से ही प्रतिष्ठित मेहमानों से भरी हुई थी। आरव ने अपनी सीट ली और देखा कि कई लोग उसे उत्तेजक नजरों से देख रहे थे और वो उदास होने से खुद को नहीं रोक पाया। आप लोग ही स्पष्ट रूप से परेशानी खड़ी कर रहे थे। आपने ऐसा क्यों दिखाया कि मैं आप लोगों का ऋणी हूं? क्या बकवास है? उन कुछ लोगों शायद स्वामी परिवार की जूनियर पीढ़ी होना चाहिए, और उस नोट पर स्वामी परिवार की जूनियर पीढ़ी की ताकत
वास्तव में बजाज परिवार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। आरव ने अपनी समझ को थोड़ा मुक्त किया और कई उच्च श्रेणी के अल्केमी ग्रैंडमास्टर्स की खोज की, जो वर्तमान में मंच पर कदम रखने वाले कुछ लोगों से कहीं अधिक है। बजाज परिवार की तरफ से कनिष्क और बहन के अलावा कोई भी कीमिया ग्रैंडमास्टर नहीं था। इस बारे में सोचते हुए उनके मानक बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, अन्यथा उन्हें आरव को इस अतिथि अनुचर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आरव का ध्यान अभी भी धीरज पर था। उसने साथी प्रशिक्षुओं के इस झुंड को बचाने के लिए दुश्मन की रेखाओं के पीछे हजारों मील की यात्रा की। अब जब उसने जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद उनमें से एक को देखा तो आरव के दिल में थोड़ी लहरें उठीं। ठीक इसी समय पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। जाहिर है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा था। आरव ने वहां एक भी व्यक्ति को नहीं पहचाना। वो केवल एक को जानता था और वो था बजाज परिवार का कुलपति ब्रह्मकेश। लेकिन आरव ने देखा कि वो वर्तमान में एक बुजुर्ग व्यक्ति को ले जा रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति काफी अधीर लग रहा था। एक कीमिया राजा रूप में ब्रह्मकेश वास्तव में दूसरों के सामने एक प्रकार का गिड़गिड़ाने वाला रवैया दिखा रहा था, जिससे देखकर आरव आहे भरा। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में यह हमेशा पावर हाउस का खेल रहा है। कोई भी कमजोर पर दया नहीं करता। दूसरी तरफ ब्रह्मकेश के समान उम्र का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी एक बूढ़े व्यक्ति के साथ था, लेकिन वे दोनों हंस रहे थे और बात कर रहे थे। स्पष्ट रूप से बराबरी का रिश्ता था। वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वामी परिवार का मुखिया मणियान था। कुछ वाक्यों की बातचीत के बाद ब्रह्मकेश और मणियान दोनों अपने परिवार की सीटों पर लौट आए, जबकि दो बुजुर्ग व्यक्ति बीच की सीटों पर बैठ गए। लेकिन बीच की पंक्ति के बीच में एक सीट अभी भी आरक्षित थी। स्पष्ट रूप से अभी भी एक और अधिक महत्वपूर्ण चरित्र था जो नहीं आया था। ब्रह्मकेश कनिष्क और आरव के बीच में बैठ गए, जबकि परिवार के अन्य बुजुर्ग पीछे बैठे थे। अपनी सीट पर बैठने के बाद ब्रह्मकेश ने अचानक आरव से कहा, छोटे भाई दक्ष, इस मैच में तुम्हारा सामना कार्तिकेन से होगा। कनिष्क और कोयल का सामना क्रमशः सथिमन और माधबान से होगा। कार्तिकेन का सामना करते हुए तुम्हें बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। जीत या हार महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? आरव समझ गया कि ब्रह्मकेश को अपनी ताकत पर विश्वास नहीं था। वो इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए एक रणनीति का उपयोग करना चाहता था, जो था खुद का शक्तिशाली प्रतिभागी के खिलाफ कमजोर प्रतिद्वंदी और खुद का कमजोर प्रतिभागी के खिलाफ प्रतिद्वंदी का शक्तिशाली प्रतिभागी को खड़ा करना, जो कि कुछ मैच जीतने की मौका बना सकता है। यहां स्पष्ट है कि बजाज परिवार में कुलपति के नजर में कमजोर आरव है और स्वामी परिवार का कार्तिकेन शक्तिशाली प्रतिद्वंदी है। इस तरह से कोयल और कनिष्क स्वामी परिवार के बाकी दो प्रतिद्वंदी के तुलना में शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन कमजोर भी नहीं थे। इस प्रकार बजाज परिवार को जीतने का मौका मिल सकता है। ब्रह्मकेश की व्यवस्थाओं के प्रति आरव के मन में कोई विरोधाभासी विचार नहीं थे। आखिरकार वो बहुत अधिक विशिष्ट नहीं बनना चाहता था। इस तरह की जीवन और मृत्यु के मोड़ पर भव्य प्रतियोगिता में ब्रह्मकेश से ये उम्मीद करना कि वो अपनी सारी उम्मीदें आरव जैसे बाहरी व्यक्ति पर छोड़ दे, स्पष्ट रूप से ये बहुत यथार्थवादी नहीं था। इसकी तुलना में कनिष्क और कोयल भाई और बहन की जोड़ी उसके जैविक बच्चे थे। वे स्वाभाविक रूप से अधिक भरोसेमंद थे। इससे पहले बजाज परिवार बेसब्री से अतिथि अनुचर ढूंढ रहा था, क्योंकि कनिष्क अपने बिस्तर में पड़ा हुआ था। अब चूंकि कोयल ने वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत कर चुका था और कनिष्क ठीक हो गया था, इसलिए ब्रह्मकेश स्वाभाविक रूप से अपने बेटे पर अधिक विश्वास करेगा। हालांकि कनिष्क अभी अपनी इष्टतम स्थिति में नहीं था, लेकिन जीतने की मौका कुछ कठिन नहीं होनी चाहिए। स्वामी परिवार ने मैच के लिए 3 लोगों को भेजा। माधबान की ताकत सबसे कमजोर थी, जिससे कोयल को उससे निपटना पड़ेगा। आश्वासन स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक था। यह कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में जहां आरव की दुर्जेय ताकत को बाहर रखा गया था, ऐसी व्यवस्था सबसे तर्कसंगत थी। आरव के मन में कार्तिकेन से हारने या जीतने की कोई उत्साही मानसिकता नहीं थी। वो एक पुनर्जन्म वाला कीमिया सम्राट था। वो एक छोटे से अर्ध केमिया राजा के खिलाफ गंभीर क्यों होगा? पहले कार्तिकेन के साथ इसे अधिकतम शब्दों के साथ झगड़ा माना जाता था। आरव इतना छोटा नहीं था। वैसे भी ब्रह्मकेश ने भी उस पर अपनी उम्मीदें नहीं रखी थी। उसे बस उसे थोड़ा उत्साहित करना था और काम चल जाएगा। इस बारे में सोचते हुए आरव इस ग्रैंड पिल असेंबली के बारे में और भी कम गंभीर था। वो अपने मन में योजना बना रहा था कि धीरज के करीब कैसे पहुंचा जाए।